साल 2005 में एक चर्चित फिल्म आई थी सरकार, और उसमें एक बड़ा फेमस प्रमोशनल टैगलाइन था, व्हेन द सिस्टम फेल्स पावर राइजेस। यानी जब सिस्टम नाकाम हो जाता है तब ताकत के उभार की जमीन तैयार होती है। आज वो टैगलाइन एक अलग ही संदर्भ में याद आ रही है। नीट का एग्जाम कराने में सिस्टम के फेल हो जाने के बाद हमें अपनी सबसे भरोसेमंद शक्ति यानी मिलिट्री पावर की तरफ देखना पड़ा है। वैसे ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस मिलिट्री पावर का इस्तेमाल देश की संप्रभुता की रक्षा, युद्ध की तैयारियों और ग्लोबल रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए होता है, आज देश के भीतर एक परीक्षा को सुरक्षित रूप से आयोजित कराने का जिम्मा भी उसी के ऊपर आ गया है। भारतीय वायुसेना देश के बाहर के दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने में अपना कौशल पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में दिखा चुकी है, लेकिन देश के भीतर बैठे दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने का जिम्मा भी अब उसी के कंधों पर है। तस्वीरें गवाह हैं भारतीय वायुसेना के जिस C-17 ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल देश की सुरक्षा, युद्ध की तैयारी और बड़े संकटों से निपटने के लिए किया जाता है, उससे नीट के प्रश्न पत्रों को पहुंचाया जा रहा है। जिस MI हेलीकॉप्टर से देश के भीतर ऊंचे पहाड़ों, जंगलों और बाढ़ के पानी के बीच काम लिया जाता है, उससे छोटे छोटे स्टेशंस में 21 जून को होने वाली नीट की परीक्षा के पेपर ढोए जा रहे हैं। परीक्षा की शुचिता बचाने के लिए वायुसेना के बेड़े का यह इस्तेमाल साफ गवाही दे रहा है, हालात सामान्य नहीं है। परीक्षा का यह माहौल किसी शांति काल का नहीं, सीधे सीधे युद्ध काल का एहसास करा रहा है। पटना की तस्वीरें देखिए, जब वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर दिल्ली से नीट के पेपर लेकर पहुंचा। देश के ऐसे 18 से 20 रीजनल सेंटर्स हैं जहां दिल्ली से C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट के जरिए क्वेश्चन पेपर्स पहुंचाए जा रहे हैं। इन सारे क्वेश्चन पेपर को अब जो ट्रक है उसमें डालकर अलग अलग जिलों में भेजा जा रहा है। सबसे पहले तो उन्हें डाक के जरिए स्टोर किया जाएगा और उसके बाद से उन सभी डाकघरों से उन क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन सेंटर पर भेजे जाएंगे। तो C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट से जिन रीजनल सेंटर्स में ये प्रश्न पत्र उतारे गए, वहां से कई दूसरे सेंटर्स तक पेपर्स पहुंचाने के लिए भी वायुसेना की ही मदद ली जा रही है। इस काम में वायुसेना के MI हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया। महाराष्ट्र के अकोला में MI हेलीकॉप्टर से पेपर पहुंचाए गए। राजस्थान के छिंदवाड़ा भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से ही पहुंचाया गया। तमिलनाडु में मदुरई से तिरुनेलवेली तक पेपर पहुंचाने के लिए MI हेलीकॉप्टर्स को भेजा गया। और ऐसे और भी बहुत से स्टेशन हैं जहां नीट के पेपर पहुंचाने के लिए वायुसेना की मदद ली गई। बताया जा रहा है कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने ऐसी 200 से ज्यादा उड़ानें भरकर नीट की दोबारा हो रही परीक्षा के पेपर पहुंचाए हैं। इसके बाद इन पेपर्स को CRPF और CISF के कड़े सुरक्षा घेरे में पहुंचाया जा रहा है। मुद्दों को लेकर ना सिर्फ साइबर कमांडो तैनात किए जाने हैं, बल्कि यहाँ पर जिन जिन लोगों की ड्यूटी रहेगी उनको किस सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा और एक दिन पहले से ही यहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी जाएगी। तो इस तरह नीट UG के दोबारा होने वाले टेस्ट के सील बंद प्रश्न पत्रों की सुरक्षित डिलीवरी भारतीय वायुसेना सुनिश्चित करवा रही है। किसी परीक्षा में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा जब हमें अपनी सैन्य शक्ति की मदद लेनी पड़ी। अब सवाल यह आता है कि इसके बाद परीक्षा केंद्र तक प्रश्न पत्र कैसे पहुंचेंगे। तो इसे ऐसे समझिए, CRPF और CISF और राज्य पुलिस इन पेपर्स को सुरक्षा दे रही है। 5 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। प्रश्न पत्रों की आवाजाही के लिए GPS ट्रैकिंग हो रही है। पेपर रखने वाले कंटेनर बॉक्स डिजिटल लॉक से सील किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर उच्च क्षमता वाले 5G जैमर लगाए गए हैं। पेपर देने वालों का बायोमेट्रिक चेक और फेशियल रिकॉग्निशन भी होगा। हालांकि ऐसे फुल प्रूफ इंतजामों का दावा 3 मई की परीक्षा के दौरान भी किया गया था, लेकिन फिर भी पेपर लीक रोका नहीं जा सका। जबकि ये सबको पता है कि इस मेडिकल प्रवेश परीक्षा में देश के लाखों बच्चे और परिवारों का कितना कुछ दांव पर लगा होता है। बच्चे कितने मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं। नीट पेपर लीक और री एग्जाम के बोझ ने अब तक न जाने कितने परिवारों के चिराग बुझा दिए। 21 जून को नीट का दोबारा एग्जाम होने जा रहा है और उससे पहले ही बच्चों की खुदकुशी की खबरें आ रही हैं। कोयंबटूर की 19 साल की अनुकीर्तना फिर से एग्जाम देने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे 4 दिन पहले ही उसने खुदकुशी कर ली और अपने आखिरी मैसेज में लिखा, मैंने नीट परीक्षा दी थी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का इंतजार कर रही थी, लेकिन परीक्षा कैंसिल हो गई। अब दोबारा एग्जाम देने से डर लग रहा है।
मेरे पापा ने मुझ पर बहुत पैसा खर्च किया, मैं अब उनका सामना कैसे करूंगी नहीं जानती। अहमदाबाद में बुधवार 17 जून की रात 17 साल के छात्र ने छठी मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस जांच में पता चला कि छात्र नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इससे पहले 16 जून को देहरादून में 23 साल की रिया कुमारी और लखनऊ में 17 साल की एक छात्रा ने आत्महत्या की। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 12 मई को नीट परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में अब तक लगभग 12 छात्र छात्राएं जान दे चुके हैं। ये घटनाएं बता रही हैं कि नीट की परीक्षा किस कदर कातिलाना हो गई है। उसका दबाव हमारे बच्चों की जान ले रहा है, कई घरों को जिंदगी भर का दर्द दे रहा है, उनकी खुशियां उजाड़ रहा है, सपने कुचल रहा है। जाहिर है कोई भी देश अपनी नई पीढ़ी के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहेगा और इसीलिए अब ये परीक्षा हमारे सामने साख का सवाल है। हमें साख भी बचानी है और सपनों को सांस भी देनी है। मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान की एक फिल्म आई थी डंकेर्क। उस फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, वॉर्स आर नॉट वन बाय इवैक्यूएशंस, यानी युद्ध सिर्फ पीछे हटने या मैदान छोड़ देने से नहीं जीते जाते। लेकिन आज साल 2026 में इतिहास के पन्नों पर एक नया जुमला लिखा जा रहा है और वो जुमला है, वॉर्स आर ऑल्सो नॉट वन जस्ट बाय बिग बजट्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स, यानी युद्ध सिर्फ भारी भरकम डिफेंस बजट और समंदर में तैरते आलीशान जहाजों से नहीं जीते जाते। युद्ध लड़े जाते हैं स्ट्रैटेजी से और युद्ध जीते जाते हैं जज्बे से। एक 111 दिन के भीषण तनाव, धमकियों और वार पलटवार के बाद आखिरकार ईरान और अमेरिका के बीच एक डील साइन हो गई। 14 पॉइंट्स के इस एग्रीमेंट को अगर आप ऊपर से देखें तो ये सिर्फ एक सीज फायर या डिप्लोमेटिक पैक्ट नजर आएगा, लेकिन अगर आप इस समझौते को बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का वो टर्निंग पॉइंट है जिसने वॉशिंगटन के रसूख को तेहरान के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति जो दावा करती थी कि वो 10 मिनट में किसी भी मुल्क को स्टोन एज यानी पाषाण युग में भेज देगी, उसे दुनिया की 34वें नंबर की इकोनॉमी के सामने अपनी शर्तों को बदलना पड़ा है। No president in history has ever been tougher on Iran than I have, and they know that. And by the way, if they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement, it's a memorandum of understanding. आइए पहले इस 14 पॉइंट्स वाले समझौते के उन अहम पहलुओं को देखते हैं जो पहले और अब के फर्क को साफ करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पहले अमेरिका का स्टैंड था कि हॉर्मुज को पूरी तरह पहले जैसे फ्री फॉर ऑल किया जाए, लेकिन डील की हकीकत क्या है, सिर्फ 60 दिन के लिए ही फ्री मूवमेंट रहेगा। उसके बाद क्या होगा, इसका फैसला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान और ओमान मिलकर करेंगे। यानी समंदर की इस लाइफलाइन की चाबी ईरान ने अपने पास रखी है और ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट है। $300 अरब का फंड, जो अमेरिका कहता था कि ईरान को पाबंदियों के बीच एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, ट्रंप कहते थे कि वो बड़े कामयाब कारोबारी हैं, पहले अपना फायदा देखते हैं। आज वही ट्रंप ईरान की शर्तों को मानकर अरबों डॉलर देंगे, क्योंकि डील के तहत ईरान को $300 बिलियन यानी 28 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड मिलने का रास्ता साफ हुआ है। इतना ही नहीं, दुनिया के दूसरे देश भी अब ईरान के फ्रीज्ड फंड्स को रिलीज कर सकेंगे। वॉशिंगटन की जिद थी कि 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर लाना होगा और उसे मिसाइल प्रोग्राम पर ताला भी लगाना होगा। लेकिन अब क्या हुआ, डील कहती है कि यूरेनियम ईरान में रहेगा, वो उसे सिर्फ डाइल्यूट करेगा। और मिसाइल प्रोग्राम, खुद राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान आना कि ईरान को अपनी रक्षा का हक है, ये बताने के लिए काफी है कि सुपर पावर की रैलियों के तेवर और डिप्लोमेसी की टेबल की हकीकत में कितना बड़ा फर्क होता है। I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if
Saudi Arabia and Qatar, and they all have some. I would say, in relative proportion, I think it's okay. अब सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे? ईरान ने इस मॉडर्न वॉरफेयर में अमेरिका को कैसे झुकाया? दरअसल अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। 3 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स, 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक, खाड़ी में तैनात अत्याधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स और अचूक इंटरसेप्टर्स। मिलिट्री की भाषा में इसे ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी कहते हैं। लेकिन इस पूरी ताकत के सामने ईरान के पास एक तुरुप का इक्का था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड। ईरान ने हॉर्मुज को बिना किसी एटम बम के एक फिजिकल न्यूक्लियर वेपन की तरह इस्तेमाल किया। दुनिया का 1/3 समुद्री तेल इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। ये तेल सप्लाई वाली गर्दन की नस है। ईरान ने जैसे ही इस पर अपनी पकड़ मजबूत की, नस दबाई, ग्लोबल सप्लाई चेन का दम घुटने लगा। कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे। वेस्टर्न मार्केट्स में महंगाई बढ़ गई। यूरोप और एशिया में किल्लत दिखने लगी। तब अमेरिका को समझ आया कि तेहरान पर हमला करते रहने की आर्थिक कीमत इतनी ज्यादा होगी कि उसे खुद अमेरिका की इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप भी कबूल करते हैं। But what this does is it allows the ships to go. If we keep bombing, those ships won't be going. And you're talking about $500, $600, $700 million a day. It's a lot of money. A lot of money. That's why the world is okay. It's liquid. It's fine. Also, we run out of reserves in about 4 weeks. You know, there are reserves all over the world. एक तरफ ईरान हॉर्मुज पर अड़ा था, तो वहीं जंग का दूसरा सिरा नैरेटिव के मोर्चे पर लड़ा जा रहा था। ईरान की डिजिटल डिप्लोमेसी ने इस बार दुनिया को हैरान किया। सोशल मीडिया पर लेगो वाले क्रिएटिव वीडियो से लेकर दुनिया भर में मौजूद ईरानी दूतावासों के लगातार नपे तुले ट्वीट्स ने एक नैरेटिव सेट कर दिया। मैसेज लाउड एंड क्लियर था कि अब कोई भी मुल्क सुपर पावर की धौंस को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा। नतीजा ये हुआ कि ईरान ने ग्लोबल कम्युनिटी में एक सिंपैथी हासिल की, जबकि अमेरिका की छवि एक इंटरनेशनल बुली या सुपर विलेन जैसी बनती चली गई। ऐसा करने के कई कारण हैं, जिनमें से एक ये है कि जब किसी दस्तावेज पर दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के हस्ताक्षर हों, तो उसका उल्लंघन करना ज्यादा महंगा पड़ना चाहिए। पिछले अनुभवों के आधार पर हमने इसे इसी तरह से डील करना बेहतर समझा। लेकिन इससे भी बड़ी बात थी ईरान का अंदरूनी ढांचा। युद्ध से ठीक पहले ईरान के भीतर असंतोष की खबरें थी, लेकिन जैसे ही बाहरी खतरा सामने आया, देश की जनता अपनी लीडरशिप के पीछे चट्टान की तरह खड़ी होती दिखाई दी। याद करिए 28 फरवरी की तारीख, जब ईरान की टॉप लीडरशिप पर बड़ा हमला हुआ। अयातुल्लाह अली खामनेई मारे गए। इसके बाद सेकंड लाइन लीडर्स भी मारे गए। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी के चीफ अली लारिजानी की मौत ईरान के लिए एक और झटका थी। किसी भी आम देश का सिस्टम ऐसे वक्त में कोलैप्स हो जाता, वहां एक खालीपन राजनीतिक रूप से पैदा हो जाता। लेकिन ईरान का पॉलिटिकल और मिलिट्री सिस्टम चलता रहा। उन्होंने दुनिया को यह एहसास तक नहीं होने दिया कि टॉप लेवल पर कोई कमजोरी है, और यही ईरान की इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस का सबसे बड़ा सबूत था। इस डील के बाद अमेरिका को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ट्रंप की लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी जर्नलिस्ट कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि ईरान वाली ये डील अमेरिकन एम्पायर यानी अमेरिकी वर्चस्व के आधिकारिक अंत की शुरुआत है। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को साल 1956 के सुएज कनाल क्राइसिस की याद दिलाई गई, जब ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र पर हमला किया था, लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा था। तब उस एक घटना ने तय कर दिया था कि अब ब्रिटेन दुनिया का ग्लोबल कस्टोडियन नहीं रहा और मिडिल ईस्ट से ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज ढल गया। आज 2026 में हॉर्मुज के मुहाने पर जो हुआ, कई एक्सपर्ट्स इसे अमेरिका का सुएज मोमेंट मान रहे हैं, यानी डॉलर की धौंस और प्रतिबंधों का डर अब उसके काम नहीं आ रहा, जैसा आज से 2 दशक पहले अमेरिका किया करता था। जब युद्ध जारी था, तब मैंने एक ट्वीट किया था। मैंने तब कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट कभी भी अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं लौटेगा, और आज निश्चित रूप से ऐसा ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करेंगे। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, इस 111 दिन के ईरान संकट ने दुनिया को क्या सिखाया? इसका बिग टेक अवे क्या है?
क्योंकि ये युद्ध आने वाले वक्त में दुनिया की बड़ी बड़ी मिलिट्री एकेडमीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाएगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस जंग ने सुप्रीमेसी और वॉरफेयर की पूरी परिभाषा को बदल दिया है। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि सामने चाहे सुपर पावर क्यों ना हो, अब युद्ध जीतने के लिए अरबों डॉलर के महंगे जहाजों या भारी भरकम टैंक्स की जरूरत नहीं। चंद हजार डॉलर के छोटे छोटे ड्रोन्स और मिसाइल मिलकर दुश्मन के खरबों डॉलर के एसेट्स को पैरालाइज कर सकते हैं। युद्ध ने बता दिया, जिसके पास सटीक मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो किसी भी डिफेंसिव चक्रव्यूह को भेद सकता है। और सबसे बड़ा सबक कि महाशक्तियों से आंख मिलाने के लिए हमेशा परमाणु बम का होना जरूरी नहीं। अगर आपके पास सही जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, कुदरत का सुरक्षा कवच है, अपनी बात पर टिके रहने का जज्बा है और अंदरूनी मजबूती है, तो आप दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर को भी अपनी शर्तों पर टेबल पर ला सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ईरान अमेरिका डील सिर्फ एक युद्ध का विराम नहीं, ये एक मल्टी पोलर वर्ल्ड का वो मैनिफेस्टो है जहां ताकत सिर्फ वॉशिंगटन के बंद कमरों और पेंटागन के दफ्तरों से तय नहीं होगी, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों से तय की जाएगी। और ऐसा ही एक कोना है यूक्रेन, जहां 5 साल से जंग जारी है। इस जंग पर कब विराम लगेगा? कचहरी में अब एक रुकी हुई डील की फाइल। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन का यह हमला कितना भयानक था। ऑयल रिफाइनरी का ऊपरी हिस्सा कई फीट ऊपर उड़ गया। लोग बदहवास होकर भागते नजर आए। एक यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट हुआ, लेकिन बिल्डिंग से जा टकरा। इसी तरह सैकड़ों ड्रोन्स ने यूक्रेन से उड़ान भरी। देखते ही देखते मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला हो गया। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के ड्रोन्स मार गिराए, लेकिन तबाही की यह तस्वीरें, ये धुएं का गुबार कुछ और कहानी बयान करती है। खुद यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि रूस की शान माने जाने वाले मॉस्को पर हमला किया है। कहा गया है मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी को एक ही हफ्ते में दूसरी बार टारगेट किया गया। इसी रिफाइनरी से मॉस्को का 40% पेट्रोल और 50% डीजल सप्लाई होता था। मॉस्को के अलावा रोस्तोव इलाके और यूक्रेन के उन इलाकों को भी टारगेट किया गया जो फिलहाल रूसी नियंत्रण में। दावा यह तक किया गया कि रूस के सैन्य तंत्र और युद्ध को चलाने में मदद करने वाली तमाम फैसिलिटीज अब यूक्रेन की पहुंच से दूर नहीं है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज सैंक्शंस और मिड रेंज स्ट्राइक्स पूरी तरह सटीक और प्रभावी साबित हो रहे हैं। फिर यूक्रेन ने दोहराया कि इस युद्ध को खत्म करने का समय पहले ही आ चुका है। अब रूस को पीछे हटकर, जिद छोड़कर डिप्लोमेसी के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। हमने पुतिन को ऐसी किसी भी जगह मिलने का प्रस्ताव दिया जहां युद्ध खत्म करने के लिए असल फैसले लिए जा सकें। वो ऐसा नहीं चाहते। हमने अमेरिका और फ्रांस के साथ G7 के दौरान रूस के साथ बैठक की संभावना पर चर्चा की, जिसमें सभी लोकतांत्रिक देशों का प्रतिनिधित्व हो। पुतिन ऐसा नहीं चाहते। यूक्रेन वक्त वक्त पर रूस को यह दिखा रहा है कि वो अब सीजफायर चाहता है, लेकिन पुतिन कहते हैं कि युद्ध विराम तो उनकी शर्तों पर ही होगा। बात फिर अटक जाती है और फिर आसमान में मिसाइल और ड्रोन नजर आते हैं। जैसा इस बात में अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि कुल मिलाकर यूक्रेन ने करीब 1000 ड्रोन दागे, जिनमें 200 से ज्यादा अकेले मॉस्को में दागे। अब मॉस्को कहता है हमले का बदला लिया जाएगा। पुतिन के निर्देश क्लियर है। मैं ये बात जानता हूँ कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलता, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है जब राष्ट्रपति ने कुछ वक्त पहले ये साफ कर दिया कि कीव के खिलाफ सुनियोजित हमले जारी रहें, जिससे यूक्रेन की युद्ध क्षमता पर सीधा असर पड़े। सुप्रीम कमांडर इन चीफ ने हमें ये काम सौंपा है और हम इसे पूरा करते रहेंगे। नोट करने वाली बात यह है कि अटैक उस वक्त किया गया जब रूस कजान शहर में आसियान समिट की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले जब जून के पहले हफ्ते में सेंट पीटर्सबर्ग में वैश्विक सम्मेलन हुआ था, तब भी यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया था।
और दावा किया था कि हमारी रेंज बढ़ चुकी है। पुतिन का किला भी महफूज नहीं।